हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। ये हमारा बीपीएससी का ही पेपर है, टेस्ट पेपर है, और ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का है। तो ये आपका फर्स्ट है। करंट अफेयर का एक फ़र्स्ट पेपर था, वो मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया है 2 पार्ट में। तो आप में से जिसने भी नहीं देखा है वो हम मेरे चैनल पर जा करके देख सकता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की वजह से फर्स्ट ऑप्शन में मतलब फर्स्ट नंबर है, लेकिन करंट अफेयर का मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया। उसमें आपका फरवरी का हो गया और पहले का भी करंट उसमें इंक्लूड है। तो चलो देख लेते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको 100+ यूपीपीसीएस के और आरओ के पेपर मिल जाएंगे। हाल में जो उत्तराखंड का पेपर हुआ पीटी का, उसके भी आपको पेपर मिल जाएंगे। अब ये आपका बीपीएससी क्योंकि और यूपीपीसीएस दोनों ही अभी 2 से 2.5 महीने बाद है, तो उसके भी टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा है कि मेहरौली लौ स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है। सेकंड कह रहे हैं कि इसमें संस्कृत भाषा में रचित श्लोक शामिल है। थर्ड, यह इलाहाबाद में स्थित है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अब ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी केवल सेकेंड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि क्या इसमें सही है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिलहाल डी ऑप्शन ही सही है, केवल सेकंड सही है। इसमें संस्कृत भाषा में रचित श्लोक शामिल है। पहला कथन गलत है, क्योंकि मेहरौली शिलालेख की प्रशंसा करता है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियाँ, जबकि इसमें चंद्रगुप्त सम्राट के सेकंड चंद्रगुप्त, यानी कि जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि भी दे दी थी, उनकी उपलब्धियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। एंड जो थर्ड करे कि यह इलाहाबाद में स्थित है, तो थर्ड कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका कुतुब मीनार परिसर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसमें संस्कृत भाषा में रचित वो मतलब कि श्लोक शामिल है, और ये आपका दिल्ली में स्थित है। इसी वजह से आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसका निर्माण राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। सेकंड, यह ओडिशा वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। थर्ड, यह भगवान शिव को समर्पित है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि फर्स्ट और सेकेंड सही है। थर्ड आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो मतलब दिया है, देखो ये शिव को नहीं समर्पित है, ये सूर्यदेव को, सबको पता है कि ये सूर्यदेव को समर्पित है। एंड आपने इसका एक ऑप्शन और सुना होगा कि इसे, क्योंकि ये अपने काले गहरे रंग के कारण प्रसिद्ध है, तो इसे काला पैगोडा भी कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना, ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, बट ये लाइन जरूर आती है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष पुष्यभूति वंश का था और वह 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन है वर्तमान उत्तर प्रदेश, बी वर्तमान दक्षिण बिहार, सी ओडिशा, एंड फोर्थ है नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र। तो हर्ष के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो थ्री क्वेश्चन का जो है वो ये देखिए, ऑप्शन भी दिए गए कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब ये कोड दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन सही कह रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश, सेकेंड वर्तमान दक्षिण बिहार, एंड थर्ड आपका ओडिशा। नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र इसमें नहीं शामिल है। तो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई, मैं अभी आपको पीडीएफ भेज देती हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था। ऑप्शन ए मार्टिमर व्हीलर, बी आर.डी. बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, एंड डी आर साहनी, ठीक है। डी ऑप्शन में ही लिखा है डी आर साहनी। तो हमें इसमें एक ऑप्शन बताना है, एक इसका आंसर सही है, ठीक है। तो जो ये आपका द भिल्सा तोप्स 1854 है, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था, ठीक है। हड़प्पा स्थल की सबसे पहले संक्षिप्त खुदाई 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अच्छा, कनिंघम कौन थे? तो कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक के रूप में कार्य भी किया है। कुछ चीज़ें हड़प्पा के विषय में और अच्छे से दी गई हैं डिटेल में, तो मैं इसके बाद पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप उससे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। ये आपका ऑप्शन है सन्निधाता, भूमि सर्वेक्षक, बी समाहर्ता, आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट, सी थर्ड प्रदेशिका कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, एंड फोर राजुक मुख्य कोषाधिकारी। तो ये देखो कोड इस तरीके से देते हैं, ऐसे एग्जाम में भी आता है, तो हमें वहाँ पे मिलान करना होता है। तो अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, हम अगर इसको मिलान करते हैं
तो कह रहे हैं आपका AC यानी सन्निधाता, आपका जो पोस्ट नाम है सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी, ठीक है। C नहीं, सॉरी, AD। इसके बाद में अगर बात होगी समाहर्ता की, तो समाहर्ता राजस्व कलेक्टर होता है, राजस्व कलेक्टर जनरल कह सकते हैं, राजस्व कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, समाहर्ता। एंड यहाँ पे बात करें प्रदेशिका की, प्रादेशिका, यहाँ पे आगे मात्रा और रहेगी प्रादेशिका। तो प्रादेशिका अगर आता है तो आपका आधुनिक जिला कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक जिला कलेक्टर। एंड राजुक, तो ये आपका हो जाएगा भूमि सर्वेक्षक। तो इस तरीके से राजुक या राजुकास, तो ये भूमि नापने वाला था। तो इस तरीके से मिलान करेंगे अगर, तो आपका C ऑप्शन आ जाएगा, AD, C2, DB, 3B एंड 4A, ठीक है, 4A। तो इस तरीके से आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन है कि जजिया कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था। सेकंड, मोहम्मद गोरी ने पहली बार जजिया लगाया। थर्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर समाप्त कर दिया। एंड फोर्थ, मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनर्प्रारंभ कर दिया। तो करें उपरोक्त में से कितने कथन सही है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन देते ही हैं। हम फिलहाल जजिया कर के बारे में अगर देखें तो केवल एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए, ये क्वेश्चन UPSC और UPPSC में बहुत बार आया और ये बहुत फेवरेट एरिया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। देखो, सबसे पहली बात तो जजिया एक कर है जो इस्लामी राज्यों द्वारा अपनी भूमि में रहने वाले गैर मुस्लिम विषयों पर प्रति व्यक्ति लगाया। मतलब अगर हिंदू रहते थे या कोई भी कास्ट के रहते थे, वो मुस्लिम नहीं थे, तो उन पर एक तरीके का कर एकत्र किया जाता था। भारत में अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे फिर से लागू कर दिया गया था। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन केवल एक सही है, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार लगाया, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लगाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनर्प्रारंभ कर दिया, तो ये आपका एक सही है। एंड यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था, ये गलत है। देखो, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और थर्ड भी गलत है। केवल एक आपका सही है कि हाँ, औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया था। अगर यहाँ होता कि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था तो फिर सही होता है, ठीक है। अब लेकिन ये ऑप्शन आपका UPSC के तरीके बनाया गया। हो सकता है किसी बच्चे को ये ना लग रहा हो, कोई एक ऑप्शन लग रहा हो, लेकिन ऑप्शन एक ही सही है मेरे हिसाब से क्या, वैसे यही सही है। तो इसलिए इसको अच्छे से डिटेल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, उसको पढ़ लेना। ये जजिया कर लगाया गया, नहीं लगाया गया, कब ख़त्म किया गया, इसके मैंने 25 बार क्वेश्चन देखे हैं, PYQ में ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वह सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। सेकंड, उसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड, उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। एंड 4, वह महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो कह रहे उपरोक्त कथनों निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करते हैं। A बिम्बिसार, B कॉन्फ्यूशियस प्रथम, C वासुदेव प्रथम एंड D कनिष्क। तो देखो, ये जो बातें हो रही हैं, जो ये यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से अगर आंसर की बात करेंगे तो कनिष्क आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन D, ठीक है। अब कनिष्क के बारे में कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं। ये 4 तो ऑप्शन हैं ही आपके सही, पर कुछ और चीज़ें दी गई, जैसे चौथी बौद्ध परिषद बुलाई जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, उसको कनिष्क ने ही बुलाया था, ठीक है। हाँ, ये वाले ऑप्शन भी आप देखते, सॉरी, क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देखते चलो। कई सारे हमारे दोस्त हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। हम इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन दिखाते चलेंगे जितने भी हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा कंटेंट बहुत कम चैनलों पे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चैनल है, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। दूसरी बात, वो अभी टेलीग्राम चैनल हमारा कवर नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे बच्चों को जा नहीं पा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूर्तिकला का कौन सा विद्यालय कुषाणों से संबंधित है। ऑप्शन है अमरावती, सेकंड गांधार एंड थर्ड मथुरा। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब ये यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको पता ही है किस तरीके से ऑप्शन रहते हैं। तो आंसर की बात करें अगर यहाँ पर, तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड, गांधार और मथुरा आपका मूर्तिकला का विद्यालय है जो कुषाणों से संबंधित भी है। अमरावती कला विद्यालय सातवाहन, गांधार कला विद्यालय शक कुषाण, मथुरा कला विद्यालय शक और कुषाण दोनों, ठीक है। अच्छा, और डिटेल में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें दी, इसका और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरीगाजा, बैरिकम एंड अरिकमेडू किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाह,
बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, सी उत्तम पाषाण कला और वास्तुकला के स्थान, एंड डी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? आंसर की बात करें तो ए कह रहे हैं विदेशी व्यापार संभालने के लिए। अब ये अरिकमेडु आपके आया हुआ PYQ में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? ऑप्शन है मुबारक शाह, बी आलम शाह, सी खिलजी खान, एंड डी तुगलकी खान। तो जो इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है, तो इसकी बात करें तो आलम शाह एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक शांति से दिल्ली से दूर रहे। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आलम शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उन्होंने मेरठ दिल्ली के पास तक मार्च करने वाली मंगोल सेना को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया, राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन है लोधी वंश के बहलोल लोधी, बी तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, सी सैयद राजवंश के मोहम्मद शाह, एंड डी मामलुक राजवंश के नासिर अल दीन मोहम्मद दीदी। वैसे आप अगर इससे कुछ आइडिया लग रहा हो तो ठीक है, या फिर आपको इससे याद आ रहा हो कि दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी, देवगिरी में राजधानी बनाने की कोशिश ये बनाया था, तो कुछ आइडिया लग जाएगा। तो बात करें तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित करने का प्रयास, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। मोहम्मद का अगला महत्वपूर्ण प्रयोग सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है अमरकोश, बी बृहन संहिता, थर्ड कामसूत्र। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखते हैं कि इसका कहाँ पर मिलता है। तो आंसर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि गुप्त काल के समाज का वर्णन हमें अमरकोश में, बृहन संहिता, कामसूत्र सब में मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? ऑप्शन इलाहाबाद शिलालेख, बी कांधार शिलालेख, थर्ड हाथी गुम्फा शिलालेख, एंड डी रुमिनदेही शिलालेख। तो बात करें अगर यहाँ पर तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आपका, यानी हाथी गुम्फा शिलालेख। ये है जो कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांतों एवं राजधानी का मिलान करें। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सेकेंड सुवर्णगिरी, थर्ड उज्जैन, एंड फोर्थ तोसली। अब ये कहाँ स्थित थी, तो इनको यहाँ मिलान करना है। पाटलिपुत्र तो नॉर्मली सबको पता है, आपको अगर कोई भी होगा तो बिहार हो जाएगा आपका। ठीक है। उज्जैन आपका पता है मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में इनमें आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं कि आपका जो है सुवर्णगिरी ये आपका कर्नाटक। ठीक है। सुवर्णगिरी जो है ये आपका कर्नाटक और तोसली आपका ओडिशा में। तो इस तरीके से अगर हम आंसर की मिलान करेंगे कोड के द्वारा, पाटलिपुत्र विच मीन्स कि ए आपका जो है वो सी ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये अगर मिलान करते हैं तो सी ऑप्शन ये देखिए, फर्स्ट सी, सेकंड आपका सुवर्णगिरी डी, ठीक है, थर्ड उज्जैन बी मध्य प्रदेश, एंड तोसली ओडिशा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मिलान करें। ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, सेकंड अलाई दरवाज़ा दिल्ली, थर्ड मोती मस्जिद दिल्ली, एंड फोर्थ मोती मस्जिद आगरा। अब ये कह रहे हैं कि इनका मिलान करना कि इनमें किसने किसका निर्माण करवाया था। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी बहुत सिंपल है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में अलाई दरवाज़ा, अगर थोड़ा सा अलाई दरवाज़ा या अलाई दरवाज़ा दिल्ली, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, तो ये भी आपका हो जाएगा। मोती मस्जिद दो हैं, ये दिल्ली यहाँ दे दिया है तो ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। एक मोती मस्जिद आपकी आगरा में भी है। ठीक है। मैं कई बार कन्फ्यूज हूँ, मैं देखो ये दिया ना मोती मस्जिद आगरा, तो मोती मस्जिद दिल्ली हो गया, एक ये मोती मस्जिद आपका आगरा हो गया। तो इन दोनों में बस कन्फ्यूजन मत करिएगा। मोती मस्जिद दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपका है औरंगजेब, और मोती मस्जिद अगर आगरा की बात होगी तो ये आपका हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो 15 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप चाहे मिलान करके देख लो तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी हमने 8 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा। 8 हो गया, 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 आपने देख लिया, 12, ठीक है, ये रहा आपका 13 या 14, और ये हमने 15 तक देख लिया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मेघदूतम के रचयिता कालिदास थे। सेकंड, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त थे। थर्ड, मृच्छक कटिकम के लेखक शूद्रक थे। एंड फोर, हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। तो आंसर की बात करें अगर यहाँ पर कि कितने यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। अब ये आपके यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस के इतने फेवरेट क्वेश्चन हैं और बीपीएससी के, ठीक है, बीपीएससी में भी ये हैं, क्योंकि घटना चक्र में जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पर ईयर तो दिया रहता है कि कौन किस ईयर में आया। तो ये एग्ज़ाम के इतने मतलब फेवरेट एरियाज़ हैं जो कभी नहीं बदलते, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका आता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, जीएस आपकी यही आनी है तो ज़रूर आएंगे, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी। सेकंड, यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। थर्ड, महमूद गवा के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। एंड फोर्थ, वे युद्धों में बारूद का प्रयोग करते थे। तो अब कह रहे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट। तो बात करें 17 नंबर क्वेश्चन में, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि केवल आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पर क्यों गलत है? इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी, ये कह रहे हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर हम 1347 में तुर्की के गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन शान ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना के बाद बहमनी साम्राज्य सत्ता में आया। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। तो ये देखो मोहम्मद शाह प्रथम कह रहे हैं, जबकि इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके की गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अन्य आपके ऑप्शन सही है, तो वहाँ पर आप पीडीएफ से जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामीण, कुटुंबिन और महत्तर थे। ऑप्शन है भू राज्यों से एकत्र करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। बी ग्रामीण भूमि धारक जो ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। सी मिट्टी के प्रकारों का वर्गीकरण। एंड डी उपयोग में आने वाली सिंचाई विधियों के विभिन्न रूप। तो बात करें यहाँ पर हम गुप्त काल के विषय में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है, विच मीन्स ग्रामीण भूमिधारक जो ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? ऑप्शन है वैदिक काल, सेकंड बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, एंड डी कुषाण काल। कह रहे हैं किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के विषय में, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो मौर्य काल, ये कह रहे हैं कि गुप्त काल के अंत तक भूमि दान देने की प्रथा आम हो गई थी। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को भूमि के रूप में पारिश्रमिक भी प्राप्त होता था। इसलिए ऐसे लोगों के एक वर्ग के उदाहरण बढ़े जिनके पास जमीन तो थी लेकिन वे उस पर खेती नहीं करते थे भूमि। तो इन्हीं के काल में यानी कि लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई थी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आजीविका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मखली गोशाल आजीविकों में से सबसे महान थे। आजीविकों के बारे में, हाँ। सेकेंड, मखली गोशाल और महावीर समकालीन थे। थर्ड, श्रावस्ती आजीविक संप्रदाय का मुख्यालय था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। हमें यहाँ पर बताना कि कितने ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है। 3 ऑप्शन दिए गए आजीवक के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, विच मीन्स कि उपरोक्त सभी आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित? ऑप्शन फर्स्ट है वज्रपाणी वज्र धारण करता है। सेकंड, अवलोकितेश्वर भविष्य के बुद्ध। थर्ड, मैत्रेय पदमपड़ी कमलधारी। एंड फोर्थ, क्षितिग्रह यातना ग्रह के संरक्षक। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये हमारे कोड दिए गए हैं आपके ऑप्शन में, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। तो सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर बता रहे हैं कि गलत हो जाएगा। और लोकितेश्वर की जो बात हो रही है सेकंड में, तो वो आपके पदमपड़ी कमलधारी हो जाएंगे, ना कि भविष्य के बुद्ध नहीं होंगे। और मैत्रेय की बात करें तो ये आपके भावी बुद्ध, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया। सेकेंड, उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। थर्ड, उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। एंड फोर्थ, उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवान एक खैरात की स्थापना की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब ये 4 कथन दिए गए हैं।
फ़िलहाल अगर आप थोड़ा सा इसको आइडिया लगाएंगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा, है ना। पहली बात तो उन्होंने आगरा शहर की स्थापना नहीं की, तो ये अपने आप में गलत हो गया। जब थर्ड गलत हो गया तो थर्ड इसमें भी ये गलत, इसमें भी ये गलत, उपरोक्त तो सभी गलत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 22 का ए निकल आया। तो ये गेस वर्क पहले भी चलता था, कहीं कहीं क्वेश्चन में अभी चल जाता है, लेकिन अब आयोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं तो ये गेस वर्क भी वो लगाने नहीं देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको भी आप देख लो, जितने लोग भी इस मीडियम से अटेंड करोगे तो, ठीक है। जितने लोग इंग्लिश मीडियम से अटेम्प्ट करेंगे तो वो अपना इधर देखते जाइए, क्योंकि उस बार मैं भूल गई थी पार्ट में बताना। क्वेश्चन है कि अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित। ऑप्शन है हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी दोनों, ए और बी। तो आपको पता है ये कि वहाँ पर जो दीवार मतलब कि पत्थर हैं या जो गुफाएं थी, केव थी, उनको काटकर बनाई गई हैं मूर्तियाँ। तो बात करें तो यहाँ पर कथन आपका कह रहे डी सही है, यानी कि बुद्ध की छवि की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बौद्ध गुफाओं को हीन या महायान के रूप में चिन्हित किया गया है। तो विच मीन्स कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। ऑप्शन है शाही संरक्षण का अभाव, सेकंड जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन, थर्ड मिशनरी उत्साह का अभाव, एंड फोर्थ गुटबाजी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये आपके कोड दिए गए हैं और इसी तरीके से आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप ये ऑप्शन पढ़ लो, ये कोड पढ़ लो। हम आंसर की बात करें अगर, तो यहाँ पर सी कह रहे हैं आपका कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। शाही संरक्षण का अभाव था ऑब्वियसली, मिशनरी उत्साह का अभाव था, एंड गुटबाजी भी थी। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन तो नहीं, जैनियों के बीच तो दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन होता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासंघिक, स्थिरवादी और स्थिरवादी शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं। ऑप्शन है वैदिक संप्रदाय, बी आजीवक संप्रदाय, सी बौद्ध संप्रदाय या डी जैन संप्रदाय। आपको पता है कि बीपीएससी में हिस्ट्री का, पॉलिटी का और बीपीएससी मतलब बिहार स्पेशल का बहुत वेटेज रहता है, तो हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम मतलब ये टाइम बहुत क्रूशियल है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि बौद्ध संप्रदाय से, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासंघिक, स्थिरवादी और सर्वास्थिरवादी शब्द जो है वो आपका बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिटेल में दी गई, मैं आपको इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बताती हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपके ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। सेकंड, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। थर्ड, यूनानी राजपूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था। एंड फोर्थ, उसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। तो चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर सही है। वह बौद्ध धर्म का, तो चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। ये आपको पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेल गोला गए और वहीं भूख से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजम ने किया था। सेकंड, सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। थर्ड, चरक कनिष्क के काल में हुए थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड एंड डी केवल थर्ड। बात करें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड आपका सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट आपका गलत है। आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईसा पूर्व ईस्वी, है ना, भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोल शास्त्रियों में से पहले थे। आर्य सिद्धांत या खगोलीय गणना से संबंधित थे, ठीक है। तो संख्या प्रणाली में शून्य का आविष्कार आपके आर्यभट्ट ने ही किया था, यानी हम सबके आर्यभट्ट ने किया था। हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपका जो रामानुजम है ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गलत, इसीलिए आपका फिलहाल फर्स्ट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में लगाएं या व्यवस्थित करें। ऑप्शन है नंद, सेकंड शिशुनाग, थर्ड मौर्य एंड फोर्थ हर्यक वंश। तो इनको अगर लगाएंगे तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आ जाएगा। हर्यक वंश विच मीन्स कि फोर्थ ऑप्शन आपका है। अब यहाँ पर दो जगह पर दिया गया फोर्थ।
हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश, तो सेकंड भी यहाँ पर सेम दिया गया है। फिर आएगा आपका नंद वंश यानी कि पहला, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फिर लास्ट में आएगा थर्ड मौर्य वंश। सबसे पहले हर्यक वंश आता है 684 से 424 ईसा पूर्व। फिर शिशुनाग साम्राज्य आता है 413 से 345 ईसा पूर्व। फिर आपका नंद साम्राज्य आता है 424 से 321 ईसा पूर्व। और फिर आपका मौर्य साम्राज्य आता है 321 से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। ऑप्शन ए कश्यप, सेकंड बाघभट्ट, थर्ड आत्रेय एंड फोर्थ चरक। उपरोक्त में से कौन सा लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चरक संहिता का नाम सुना होगा तो आपको कुछ कुछ आइडिया यहाँ पर लग रहा होगा। देखो, जब हमें गेस वर्क करना होता है तो हमें ये समझना होता है कि कौन सा ऑप्शन किस में है और कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत। देखो, चरक 4 यहाँ दिया है, 4 यहाँ दिया, 4 यहाँ दिया, यानी इन चारों में से मतलब इन तीनों में से कोई एक तो सही होना ही चाहिए। 4 भी दिया है। इसके बाद में अगर आत्रेय की बात करें तो ये भी आपका है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कश्यप भी संबंधित थे, बाघभट्ट भी संबंधित थे, आत्रेय भी संबंधित थे और आपके चरक भी संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। मौखरियों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बी गया, सी आगरा एंड डी सूरत। ठीक है, तो आंसर की बात करें कि तो ये आपका हो जाएगा बी गया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाएं। ऑप्शन है शिखर, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, सेकंड मंडप, वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित हो, थर्ड गर्भगृह मीनार एंड 4 प्रदक्षिणा पथ, मंदिर में ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सके। ये आपने मंदिर के बारे में बहुत मतलब हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो ये चीज़ें सुनी होंगी। तो अगर बात करें तो देखो, नागर शैली के मंदिरों में शिखर मंदिर की उभरती हुई मीनार है। इसका प्रयोग अक्सर जैन मंदिरों में भी किया जाता है। एक या अधिक निकटवर्ती स्तंभ युक्त मंडप, पोर्च या हाल गर्भगृह से जुड़े हुए ये मंडप मंदिर में वह स्थान होते हैं जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। एंड अगर बात करेंगे गर्भगृह तो वह स्थान है जहाँ देवी की छवि स्थापित की जाती थी। और प्रदक्षिणा पथ या स्तूप के चारों ओर का गोलाकार पथ होता था। तो इस तरीके से 31 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सी हो जाएगा, शिखर आपका मीनार हो जाएगा। मंडप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंदिर में ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सके। गर्भगृह वह स्थान जहाँ देवी या देवता की प्रतिमा स्थापित हो। और प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार करें। ऑप्शन ए बीरबल, सेकंड कृष्णदेव राय, थर्ड तानसेन, फोर्थ तुलसीदास एंड फिफ्थ टोडरमल। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है? अच्छा, ये याद रखना कि यहाँ पर नहीं है पूछा है। अब ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं मिलान करने के लिए। तो आपको पता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना, तो उनमें से ये नाम दिए गए हैं। हमें यहाँ पर इनको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आगे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर फंसे नहीं। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। आंसर की बात करें तो सी कह रहे हैं कि केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि ये आपके गलत है क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है, नहीं है। तो सेकंड मतलब कृष्णदेव राय एंड फोर्थ आपका हो जाएगा तुलसीदास। कह रहे हैं कि अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें बीरबल हो गए, तो बीरबल आपके हैं। ठीक है, अबुल फजल हो गए, अबुल फजल तो फिलहाल यहाँ नहीं है, इसमें मतलब नाम नहीं है इसमें। फैजी, टोडरमल हो गए, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा, ये लोग हैं जो अकबर के 9 रत्नों में इनके नाम शुमार हैं। ठीक है, तो इनको लिख लेना अच्छे से। वहाँ पे पीडीएफ में अच्छे से दिया है तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो लिख लेना, तो ये आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया? ऑप्शन है बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर एंड डी हुमायूं। तो नॉर्मली है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते तो ये बहुत आराम से दिए गए हैं। पहले ही आपको मिल जाता है कि विलियम हॉकिंस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और वह 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाले पहले कंपनी जहाज हेक्टर के कमांडर थे। हॉकिंस 2 साल तक मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में दूत थे। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस की अगर बात होगी तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर, विच मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ समुद्र और महाकवि राय उपाधियाँ किस मुगल सम्राट को दी गई थी? ऑप्शन है अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर एंड डी शाहजहां। बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन आपका कह रहे हैं कि शाहजहां को
उपाधियाँ गुण समुद्र, राजकवि और महाकवि राय दी गई थी। अकबर को जो उपाधियाँ दी गई थी वो जगत गुरु, जरी कलाम, सरीन कलाम, राजकवि, कवि प्रिया। और हाँ, और जहांगीर की अगर बात की जाएगी तो जहांगीर को जो उपाधियाँ दी गई थी तो वो हो जाएंगी नादिर उज जमान। तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना। हुमायूं का मकबरा, औरंगजेब, बी सिकंदरा मौसूकुम, हाजी बेगम, सी इतिमाद उद्दौला अकबर एंड डी मोती मस्जिद नूरजहां। तो इनको मिलान करेंगे, फिर इसके बाद में ये कोड दिया गया है। देखो, जब आप इसको मिलान करते हैं तो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1570 में उनकी जो मतलब वाइफ थी हाजी बेगम ने करवाया था। तो बात करें अगर तो हुमायूं का मकबरा, तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और हाजी बेगम। नेक्स्ट अगर बात करें सिकंदरा मौसूकुम, ठीक है, तो यह अच्छा, इसमें 2 लाइनें और बहुत इंपॉर्टेंट, उनको जरा याद रखना कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। मतलब यहाँ पे बाग बगीचे खूब हैं, है ना। इस मकबरे को मुगलों का शयन गृह भी कहा जाता है, क्योंकि मकबरे की कोठरियों में 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है, और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब अभी तो मुझे याद नहीं है कि ये है कि नहीं है, बट इसमें लाइन दी गई है ना। सिकंदरा मकबरा, अकबर ने आगरा के पास अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था, हालांकि इसे उसके जहांगीर ने पूरा किया था। तो ये तो सिंपल है कि सिकंदरा मौसूकुम, तो ये हो जाएगा उसके मतलब अकबर के बेटे ने कंप्लीट करवाया था इसको, तो जहांगीर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आंसर इसका करेंगे, रहा आपका इत्माद उद्दौला, तो ये आपका हो जाएगा नूरजहां, और मोती मस्जिद तो हो जाएगा आपका ये क्या नाम से कि D1 औरंगजेब, ठीक है। तो ये आपका कूट यहाँ पर निकल आएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। A2, B3, C4 एंड D1। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही मैं पढ़ के बताती हूँ, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि ना बताऊँ, आप लोग खुद ही वहाँ से पढ़ लें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, RS बिष्ट, बी मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी, सी लोथल, RD बनर्जी एंड सी ABC, ये यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। सी लोथल, RD बनर्जी एंड डी बनावली, SR राव। अब इनको भी मिलान करके फिर इसका आंसर बताना है। हड़प्पा तो आपको पता ही है, दयाराम साहनी, बहुत सिंपल है, ठीक है। हड़प्पा की जब भी बात होती है दयाराम साहनी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो की बात होगी तो ये RD बनर्जी हो जाएंगे। लोथल की बात होगी, लोथल ये गुजरात में जगह पड़ती है, तो इसका SR राव नहीं, SR राव हो जाएंगे, और बनावली के हो जाएंगे RS बिष्ट, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा, और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि जो ये इनके वैज्ञानिक थे या जिन्होंने इसको मतलब डिस्कवर्ड किया था, तो ये उनके नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित राजधानी से सही ढंग से मेल खाता है। अंग तोसली, बी मगध कौशाम्बी, सी अवंती उज्जैन एंड डी गांधार चंपा। तो ये भी नाम खूब आते हैं, अगर आप देखोगे और पढ़ोगे तो अवंती आपका उज्जैन सही सुमेलित है। बाकी भी आपके अंग की बात करेंगे तो चंपा हो जाएगा, अंग आपका ये चंपा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कौशाम्बी की बात करोगे या काशी कौशाम्बी, तो वत्स हो जाएगा, फिलहाल नहीं दिया है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अजातशत्रु ने हर्यक राजवंश की स्थापना की। सेकंड, अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन था। थर्ड, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। एंड 4, राजवंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन दिए गए हैं। ए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विच मीन्स कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सही है। अजातशत्रु ने हर्यक राजवंश की, तो हर्यक राजवंश ने 544 ईस्वी पूर्व से 414 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया, और इस राजवंश की स्थापना का श्रेय बिंबिसार को जाता है। इसका जो यहाँ पे अजातशत्रु दिए, ये फिलहाल आपका हो जाएगा गलत। हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इनके काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। थर्ड, उन्होंने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, यानी कि रिनोवेट कहते हैं एक तरीके से। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस राजा का वर्णन किया गया। ऑप्शन है अशोक, बी सिमुक, सी पुष्यमित्र शुंग एंड डी देवभूति शुंग। देखो, तो ये इन्होंने कथन दे दिया है, अब हमें बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, इनके काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसकों के रूप में कार्य किया।
ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्यों के अंतिम राजा बृहदस्थ का ब्राह्मण सेनापति था, और मौर्य साम्राज्य जब खत्म होता तो उसके बाद में ये आते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। उन्होंने मेनेंडर और डेमेट्रियस नाम के 2 यूनानी राजाओं के हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने कलिंग राजा खारवेल के हमले को भी विफल किया, और उसने विदर्भ पर भी विजय प्राप्त की। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख, बी सेकेंड, उदयगिरी शिलालेख, थर्ड, एरौन स्तंभ लेख, एंड 4, भीतरी स्तंभ लेख। उपरोक्त में से कौन सा शिलालेख गुप्त काल का है? अभी ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। नॉर्मली जब 4 ये फैक्ट हैं तो 4 ऑप्शन हैं, बताना है फिलहाल कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये सभी के सभी उपरोक्त आपके गुप्त काल से ही संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति भी गुप्त काल से संबंधित है, एरौन स्तंभ लेख भी गुप्त काल से संबंधित है, तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नागानंद, सेकंड, रत्नावली, थर्ड, प्रियदर्शिका, एंड 4, मुद्रा राक्षस। उपरोक्त में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। तो बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ आपका मुद्रा राक्षस पता ही है, तो ये नहीं लिखी गई है। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित 9 रत्नों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कालिदास, सेकंड, हरिसेन, थर्ड, बैताल भट्ट, एंड 4, वारामिहिर। उपयुक्त में से कौन कवि हैं? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है यहाँ पर। बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न या कवि, तो अमर सिंह महान संस्कृत कोशकार, धन्वंतरी महान चिकित्सक, हरिसेन महान कवि, कालिदास एक महान कवि और कवि भी, छपड़क महान ज्योतिषी, शंकर महान वास्तुकार, बैताल भट्ट महान जादूगर, वारामिहिर महान जादूगर, और वर रुचि महान संस्कृत विद्वान। तो यहाँ पर फिलहाल 42 में बी ऑप्शन कह रहे हैं आपका कि कौन कवि हैं, तो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, मतलब कालिदास और हरिसेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गियासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बलबन ने सुल्तान बनने के बाद दल चालीसा को समाप्त कर दिया। सेकंड, उसने लौ एवं रक्त की नीति को समाप्त कर दिया। थर्ड, उन्होंने पाइबोस राजा के पैर चूमना नामक प्रथा शुरू की। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? अभी हमारे इस तरीके से कथन दिए रहते हैं, नॉर्मली मैं पूरे कथन नहीं पढ़ती हूँ। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2। कथन फर्स्ट सही है, सुल्तान बनने के बाद बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। कथन सेकंड गलत है, उन्होंने लौ एवं रक्त नीति प्रस्तुत की थी। ठीक है, कथन थर्ड भी सही है, उन्होंने पाइबोस यानी कि राजा के पैर चूमना नामक प्रथा भी शुरू की। तो ये जो यहाँ पर कह रहे समाप्त नहीं कर दी, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब चलने दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची दी गई, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन ए जकात, गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। बी जजिया, मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। थर्ड, उसरफ, मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। एंड डी खराज, गैर मुसलमानों और इस्लाम के गैर अनुयायियों पर लगाया जाने वाला। जजिया को तो आपने देख लिया, मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। देखो अगर बात करें जकात की, ठीक है, तो ये मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है, जकात, ना कि जजिया। ठीक है, बात करें यहाँ पर जजिया की, तो ये आपका गैर मुसलमानों और इस्लाम के गैर अनुयायियों पर लगाए जाने वाले कर, हमने भी आगे क्वेश्चन पढ़ाई था इसके पहले। उसरफ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मुसलमानों की भूमि पर। उसरफ मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर होता है, और ये जो आपका खराज है ये गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर है। ओके, तो इस तरीके से मिलान करेंगे 44 में, तो सी ऑप्शन हमारा सही निकल आएगा। ये रहा फिलहाल आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसको भी देख लीजिए, हमने अभी बात कर ली इन क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो भी दोस्त जुड़े हैं तो वो आप इसको देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कृष्णदेव राय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वह सालू वंश का सबसे महान शासक था। सेकंड, उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। थर्ड, उन्होंने जाम्बवती कल्याण लिखी। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो बी ऑप्शन सही है कि केवल सेकंड और थर्ड। ये कह रहे कि कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था, सालू वंश के शासक नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, अन्य सभी सही है। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जूनागढ़ चट्टान पर अशोक, रुद्रदमन प्रथम और स्कंद गुप्त के शिलालेख देखे जा सकते हैं। सेकंड, गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
थर्ड, इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार कार्य का उल्लेख मिलता है, तो उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हमने गुप्त काल के शिलालेख अभी 4 पढ़े, आप कहीं नोट डाउन कर लो तो वो बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन में बात करें तो बी ऑप्शन सही कह रहे हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर हम गिरनार शिलालेख की, ठीक है, 46 नंबर, हाँ, गिरनार शिलालेख की खोज आपकी 1882 में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और विद्वान जेम्स टॉड द्वारा की गई थी, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया? ऑप्शन ए गोनंद राजवंश, बी कारकोटा राजवंश, सी नागा राजवंश, या डी उपरोक्त सभी। गुप्त काल के बारे में बात हो रही है। बात करें यहाँ पर तो डी कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी, यानी कि नागा राजवंश ये सभी ने किया है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि मैं एक लाइन बता रही हूँ तो आपको लग रहा है एक ही लाइन आंसर बहुत अच्छे से दिया गया है, बढ़िया दिया गया है। उसके नोट्स भी आप शॉर्ट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट जो बनते हैं, और आपको हेल्प भी बहुत करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई, जो बुक में हमें बहुत टाइम लग जाता है कई बार, या अगर आप 1-2 बार बुक पढ़ चुके हैं तो उसको ना पढ़ के आप ये नोट्स बनाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनी के भारत पर लगातार आक्रमण का क्या कारण था? ऑप्शन ए भारत में इस्लाम का प्रसार, बी एशिया में एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य का निर्माण, सी भारत की संपत्ति लूटना, या डी अपनी प्रारंभिक विफलताओं का बदला लेना। पता ही है कि सोमनाथ मंदिर पे कितने बार आक्रमण हुए है ना, ये सारी चीज़ें। तो सी ऑप्शन है कि भारत की संपत्ति लूटना। ऑब्वियसली चोर थे, है ना, यहाँ की संपत्ति ले जा कर के वहाँ अपना ऐश करते थे। नेक्स्ट है सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सेकंड, उन्होंने प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया। एंड थर्ड, वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पे सातवाहन के विषय में बात हो रही है, तो डी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्हें प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम का चयन करें, यानी जो गलत है उसका चयन करें। ऑप्शन है जातक, बी सुत्त पिटक, सी विनय पिटक, या डी अभिधम्म पिटक। तो इसमें विषम क्या है ये बताना है। तो कह रहे हैं ऑप्शन ए जातक, ठीक है। जातक कैसे? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित भारत के मूल साहित्य का एक विशाल संग्रह है, और ये कहानियाँ मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताती हैं। एंड ये सभी क्या हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक में हम पढ़ते हैं, है ना, नियम है, नियमावली हैं, और क्या चीज़ें, तो ये वो सब दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी राजाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, सेकेंड मोहम्मद शाह थर्ड अहमद शाह, एंड फोर्थ फिरोज शाह। अब नीचे कोड दिए गए हैं, इस तरीके से कोड देते हैं, तो हमें मिलान करना है इन कोड को। तो कह रहे हैं कि आपका पहले हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह, फिर हो जाएंगे फिरोज शाह, फिर हो जाएंगे अहमद शाह, एंड थर्ड हो जाए सेकंड लास्ट में हो जाएंगे आपके मोहम्मद शाह थर्ड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़िलहाल सही है। अलाउद्दीन बहमन शाह तो ये 1347 से आए थे। इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गुलबर्गा में अपनी राजधानी के साथ बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ताजुद्दीन फिरोज शाह ये 1397 से 1422 आए। इसी तरीके से अन्य भी आते गए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई पशुपति मुहर किससे घिरी हुई है? ऑप्शन है घोड़ा, बी भैंसा, थर्ड गाय, एंड फोर्थ हाथी। तो ये नीचे कोड दिए गए हैं, हमें बताना है। तो पशुपति सील मोहनजोदड़ो में खोजी गई एक स्ट्रीटाइट सील में एक मानव आकृति या एक देवता को पालथी मारकर बैठे हुए दर्शाया गया है, और पशुपति के रूप में संदर्भित यह आकृति तीनों सींगों वाली टोपी पहनती है और जानवरों से घिरी हुई है। बी ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड और फोर्थ कह रहे हैं। सेकेंड मतलब भैंसा और फोर्थ मतलब हाथी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आप देख लो, इंग्लिश ट्रांसलेटर 45 नंबर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है ना। इस तरीके से वीडियो पॉज करके आप इसको देखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है घोड़ा, बी हाथी, सी शेर, या डी बैल। तो यहाँ पे सारनाथ के विषय में अगर बात की जाए तो सी आपका ऑप्शन है कि शेर, ठीक है।
सारनाथ स्तंभ का अबेकस और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक भी है, सभी जानते हैं। तो इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद मुंडका से लिया गया है। सेकंड, यह अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पर खरोष्ठी लिपि में अंकित है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। 54 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फिलहाल सही कह रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं कि खरोष्ठी लिपि में लिखा है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो प्रतीक और शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों के एक तरफ अंकित है और ये आपका देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ गलत कह रहे हैं। मतलब गलत क्या कह रहे हैं? गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट कि मैं एक जलवाहक हूँ, यहाँ तक कि ठंड में भी मैं हमेशा सजा या उच्च वर्ग की महिलाओं के क्रोधित शब्दों से डर कर पानी में उतरता हूँ। तो आप ब्राह्मण से किस बात से डरते हैं जो आपको पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है? हालांकि आपके अंग कड़कड़ाती ठंड से कांपते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी जवान या बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया हो पानी में धोने से मुक्त हो जाता। उपर्युक्त पाठ कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए थेरी गाथा, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति एंड डी मुंडका उपनिषद। तो काफ़ी मतलब ये इस तरीके से दिया गया है, एक तरीके से पैसेज। आंसर की बात करें तो कह रहे थेरी गाथा जो सुत्त पिटक का हिस्सा है, यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है और यह महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में जानकारी प्रदान करता है ना। पुन्ना एक दासी या दासी अपने मालिक के घर के लिए पानी लाने के लिए हर सुबह नदी पर जाती थी। वहाँ वह प्रतिदिन एक ब्राह्मण को स्नान करते देखती थी। एक सुबह उसने उससे बात की। उपर्युक्त वाक्यांश पुन्ना और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है, जैसा कि थेरी गाथा में वर्णित है। तो आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा थेरी गाथा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख राजवंश ने वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया? ऑप्शन ए चंदेल वंश, बी बादामी के चालुक्य, सी थर्ड राष्ट्रकूट एंड फोर होयसल। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपरोक्त सभी। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है कि अगुंतर निकाय उस समय के दौरान प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अगुंतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, बी अभिधम्म पिटक, सी विनय पिटक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका ऑप्शन ए सुत्त पिटक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माणों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था। सेकंड, उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। थर्ड, उन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? अब ये आपके कथन दिए गए हैं, फिलहाल तो एक दो ऑप्शन से खुद ही पता चल जाएगा, केवल एक सत्य है। अकबर ने कला और वास्तुकला के विकास में गहरी रुचि ली। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माणों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोगी था, तो ये आपका सही है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, ना कि अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है महायान का मानना था कि यह सुनिश्चित करना बोधिसत्व का कर्तव्य था कि दूसरों को मोक्ष मिले। सेकंड, वज्रयान का मानना था कि रहस्यवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये कथन दिए गए हैं बौद्ध धर्म के विषय में, तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो हमने अभी 53 नंबर से क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके देखते चलिए। ये थोड़ा सा आपका बड़ा है तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए यूनानी साम्राज्य का विस्तार, बी यूनानी बस्तियों की स्थापना, सी मौर्य राजवंश की उत्पत्ति, एंड डी भारत और ग्रीक के बीच सीधा संबंध। तो अब यहाँ पर बताना है, देखो बात करें अगर यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन, तो सिकंदर ने भारत में लगभग 2 वर्ष बिताए। ग्रीस और भारत के बीच कई सांस्कृतिक संबंध रहे, विशेष रूप से मौर्य काल के दौरान। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मौर्य राजवंश की उत्पत्ति। डिटेल लेकिन और अच्छे से दी गई, तो उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओल चिकी लिपि किससे संबंधित है? ऑप्शन है संताल, बी हो, सी मुंडा, या डी उराव। ओल चिकी लिपि की विषय की बात हो रही, तो ये आपकी ओल चिकी लिपि का निर्माण 1925 में भारत के मयूरभंज राज्य, अब ओडिशा का हिस्सा है, के लेखक और शिक्षक रघुनाथ मुर्मू ने के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा संताल।
आगे देखते हैं, तुगल साम्राज्य के पतन का श्रेय फिरोज तुगलक के किस नीति को दिया गया? ए, भू राजस्व, सेकंड धार्मिक नीति, थर्ड गुलामी को बढ़ावा देना, या फोर्थ भूमि अनुदान प्रणाली के तत्वों को पुनर्जीवित करना। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है हमें। तुगलक साम्राज्य के विषय में बात कर रहे हैं और श्रेय की बात हो रही फिरोज तुगलक के विषय में। तो 62 का ए ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य था? ऑप्शन है मूर्ति पूजा का उन्मूलन, बी जाति का उन्मूलन, सी जातिगत भेदों को दूर करना, या डी एक नया धर्म बनाना। ठीक है। तो अगर बात करें तो सी ऑप्शन है जातिगत भेदों को दूर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पानीपत युद्ध में बाबर की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन है घुड़सवार सेना और तोपखाना का वैज्ञानिक संयोजन, सेकंड इब्राहिम लोदी का अपने साथियों के प्रति दुर्व्यवहार, एंड थर्ड अनुशासित सेना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अभी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे।